ये सरकार मजदूर, किसान, गरीब की सरकार है ही नहीं। ये सरकार सिर्फ सूट बूट की सरकार है। ये सरकार लूट बूट की सरकार है। ये सरकार पूंजीपति की सरकार है, अदानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। ये लोगों की, गरीबों की, मजदूर की, किसानी की पूंजी को लूट के अदानी को, अंबानी को सौंप देना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कोलकाता के एक मशहूर और मारूफ समाजी शख्सियत के साथ, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में जिस कदर काम किया है, जो काबिल सताइश रही है, और इनके काम को देखते हुए बहुत सारे संस्थाएं ने इन्हें फेलिसिटेट किया। इसके अलावा कुछ ऐसे काम थे जिनको रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में भी दिखाया। वो है राफ़े महमूद सिद्दीकी साहब, जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। इसके अलावा कई ऐसे एनजीओ के साथ जुड़े हुए, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो सामाजिक काम करती हैं, और वो काफ़ी सरगर्मी से अपने काम अंजाम देते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल आए हैं उनसे बात करने के लिए, जो भी हालात हाजरा हैं, जो मुल्क के हालात हैं, उस सिलसिले में बात करेंगे। सबसे पहले राफ़े साहब, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ में मुझे बुलाने के लिए। जनाब, ऐसा है कि अभी जो फ़िलहाल जो पूरे दुनिया के लिए मुअम्मा बना हुआ है, जो अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर के, और देखा जा रहा है कि हमारी मुल्क की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सुबह शाम सिर्फ अफ़गानिस्तान और तालिबान कर रही है। जैसे देखा गया था कि जो कोविड के टाइम में जो फर्स्ट में जो मरकज़ को लेकर के किया गया था, अभी भी मीडिया के पास ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अपने सारे जो मुद्दे हैं, मसाइल है, वो ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ अफ़गानिस्तान और तालिबान पर चर्चा हो रही है। तो इस सिलसिले में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब कोई इलेक्शन आता है तो इलेक्शन लड़े जाते हैं मुद्दों पे, और इस वक्त बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप जो मीडियाज़ की बात कर रहे हैं वो गोदी मीडियाज़ हैं। गोदी मीडिया वो मीडिया को कहते हैं जो बीजेपी की तलवार चाटती है, बीजेपी के फेंके हुए टुकड़ों पे चलती है, और जो बीजेपी इनको कहती है ये वो करते हैं। सामने यूपी इलेक्शन है, आप जान रहे हैं कि यूपी इलेक्शन अगले साल है, और इनकी हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल से इनको उल्टे पैर वापस किया गया है, इनको आईना दिखाया गया है, इन्हें बताया गया है कि तुम्हारी औकात क्या है, तो इनको डर लग गया है। और इस खौफ और डर में इनके पास चूंकि अब कोई मुद्दा नहीं है, 2020 में जब कोरोना पैंडेमिक आया, जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया कोरोना पैंडेमिक को, उसका 2021 में जब दोबारा सेकेंड वेव आया, जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया, सोशल जो इनका हेल्थ सिस्टम पूरा ब्रेकडाउन हो गया, लोग कई किलोमीटर पैदल चल के घर आ गए, लोग शहीद हो गए घर पहुंचने के चक्कर में। वो मजदूर, किसान जैसे लोग, वो लोग कई 100 किलोमीटर पैदल उनको चलना पड़ा। उनके पास ना उनको ट्रेन सप्लाई की गई कि हाँ ट्रेन के जरिए वो घर जाएं, ना बसों का इंतजाम किया गया, ना कोई भी सहूलत उन्हें दिया गया, ना खाने का इंतजाम दिया गया। भूखे नंगे पैर छोटे बच्चे को गोद में लेकर वो कई 100 किलोमीटर चलते हुए वो घर गए, और उसमें कई लोगों ने जान दे दी। उसके बाद जब 2021 का दोबारा सेकंड वेव आया, इन लोगों की यह हालत हो गई कि लाश को दफनाने के इनके पास जगह नहीं थे। कई 100 लाश को जो है गंगा नदी में बहा दिया गया, और गंगा नदी जिसको पवित्र गंगा कहा जाता है, उसको अपवित्र कर दिया गया। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, बेड नहीं थे हॉस्पिटल्स में, और यह हाल था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बेड की कमी की वजह से, डॉक्टर्स की कमी की वजह से लोग रास्ते में जान दे रहे थे। ये हालत था, पूरा ये हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया था। इनफैक्ट पूरा हिंदुस्तान का जो है गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया। मगर अफसोसनाक बात यह है कि जॉर्डन में 4 लोग सिर्फ मर जाते हैं, तो जॉर्डन के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो फौरन रिजाइन दे देते हैं। यहां हजारों लाखों की तादाद में लोग मरे हैं कोरोना वायरस की वजह से और इनकी कमी की वजह से। मगर इनको शर्म की आनी चाहिए, शर्म का जो है इनके अंदर नामो निशान नहीं है। किसी ने रिजाइन तक नहीं दिया, बल्कि कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। यह हालत है। अब आप ये बताएं कि यूपी इलेक्शन है, बंगाल में जिस तरह से इनको जो है लथाड़ दिया गया और इनकी घर वापसी करा दी गई है, इनकी अब घर वापसी की वक्त यूपी में भी आ गई है। इनके पास मुद्दे नहीं है, तो ये अफगानिस्तान की तरफ अपनी गोदी मीडिया को कह दिया है कि तुम लोग रुक कर दो, क्योंकि आज हिंदुस्तान का सोशल सिस्टम कोलैप्स हुआ है। पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर, जो हिस्ट्री है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, भाग गया है। डीजल का दाम भाग गया है,
गैस रोज बढ़ता चला जा रहा है, 2 दिन पहले 25 रुपए और इजाफा उसमें हुआ है, 900 रुपए चला गया है। और गरीब लोग, मजदूर लोग मर रहे हैं। कई महीने से हमारे किसान भाई मौजूद हैं वहां दिल्ली के बॉर्डर में, उनके तरफ इनका नजर नहीं जा रहा है, उनको वो लोग जो है नजर उठा के देख नहीं रहे। वजह क्या है? क्योंकि ये सरकार मजदूर, किसान, गरीब की सरकार है ही नहीं। ये सरकार सिर्फ सूट बूट की सरकार है, ये सरकार लूट बूट की सरकार है, ये सरकार पूंजीपति की सरकार है, अदानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। ये लोगों की, गरीबों की, मजदूर की, किसानी की पूंजी को लूट के अदानी को, अंबानी को सौंप देना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा तेल को लेकर के, तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट अभी घटा है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जिसमें बताया कि चले चाहे मार्केट में रेट उसका घटा है, लेकिन हम लोग पेट्रोल और डीजल का कीमत घटा नहीं सकते। अब बताइए, जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ता है तो हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में वो कच्चे तेल का जब दाम घटा तो वहाँ पर रेट कमाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये बात कह देती है कि हम रेट नहीं घटा पाएंगे। तो इस बारे में क्या बोलेंगे? ये तो सरकार तो पब्लिक के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। इससे पहले की जो सरकार थी, यूपीए सरकार, उस जमाने में पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में क्रूड ऑयल का दाम सबसे ज्यादा ऊपर गया था। पर बैरल जो रेट था वो डॉलर में उसको कैलकुलेट किया जाता है, बहुत हाई चला गया था। उसके बावजूद जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने बहुत कंट्रोल करके जो है उसको रखा था पेट्रोल का दाम। और यही वो पार्टी है, बीजेपी पार्टी, जिसकी पार्टी के जो मेंबर स्मृति ईरानी और बाकी सब लोग, ये लोग जो है रास्ते पर आ गए थे, सिलेंडर को लेकर रास्ते में घूम रहे थे और कह रहे थे कि ये सरकार कमजोर सरकार है, जबकि उस वक्त पेट्रोल का दाम 65 रुपए हुआ करता था। और ये कह रही थी कि हम लोग जब आएंगे तो पेट्रोल का दाम 35 रुपए लेकर आ जाएंगे। मगर देखा क्या गया कि यहां तो मामला उल्टा हो गया, इकोनॉमिक्स ही उल्टा हो गया। उस वक्त क्रूड ऑयल का दाम ऊपर था तो चलो ठीक है, चूंकि क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा भाग रहा था तो पेट्रोल का दाम भी भाग रहा था। आज क्रूड ऑयल जो है बहुत नीचे आ गया है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में पेट्रोल के दाम बहुत कम हो गए हैं, मगर वाहिद एक हिंदुस्तान है जहां दाम रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और आज जैसे कि आपने खुद अभी कहा कि 109 रुपए, 110 रुपए के ऊपर चला गया। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो अभी हिंदुस्तान के जो सियासी हालात हैं, कोरोना काल में जो सरकार ने लोगों के पीछे खर्च किया है, ऐसा लगता है कि ये सारे तेल और गैस से ही पब्लिक से वसूला जा रहा है, वसूल कर करके गवर्नमेंट पब्लिक के लिए खर्च कर रही है। तो ये सब देखते हुए पब्लिक क्या आने वाला वक्त में जो बीजेपी का जो वोट होने वाला है यूपी में, उसको देख करके क्या पब्लिक तय करेगी? क्या देखिए, यही तो तय करेगी कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया। आप जो टैक्स उठा रहे हैं, जो पेट्रोल के लेकर और गैस के जो टैक्स उठ रहे हैं, जो कई 100 करोड़, कई हजार करोड़ रुपए आपने उठाया है, वो पब्लिक के हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं की जा रही है, पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है? पीएम हाउस बन रहा है, नए आपका पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, उस वो इको विस्टा जो उसको जो नया उन्होंने नाम दिया है, उस पर खर्च किया जा रहा है। तो पब्लिक तैयार है इनको लथाड़ने के लिए। तो जो मैंने शुरू किया था आज के इंटरव्यू में वो बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। ये जानते हैं इन मुद्दों पे ये यूपी इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए मुद्दा घुमाने के लिए रुख अफगानिस्तान की तरफ किया जा रहा है, तालिबान की तरफ किया जा रहा है, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मुस्लिम किया जाता है। हिंदू, और चूंकि आप जानते हैं कि तालिबान में मुसलमान हैं सब, तो ये लोग असल में मुद्दा हिंदू मुस्लिम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ताकि चूंकि ये धार्मिक राजनीति ही करके आज तक सत्ता कायम कर पाए हैं और बंगाल में इनकी धार्मिक राजनीति नहीं चली है, तो ये चाह रहे हैं यूपी में दोबारा धार्मिक राजनीति। कोई डेवलपमेंट इनके पास नहीं है, कुछ इनके पास रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए नहीं है कि इन्होंने लोगों के लिए कुछ किया है, आम जनता के लिए कुछ किया है। इनफैक्ट देखा जाए, इनके राज में कई करोड़ नौकरियां चले गई, इनके राज में पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जो कभी नहीं हुआ, जीडीपी हमारा नेगेटिव चला गया और हम बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्री से भी खराब हमारा जीडीपी हो गया। और इनके राज में कई छोटे छोटे जो कारोबारी थे, उनके कारोबार ठप हो गए, लोग कर्ज में डूब गए। कर्ज में डूबने की वजह से इन्हीं के राज में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट जो है बढ़ गया। अभी जैसा कि आप बता रहे थे, तो क्या अभी हम लोगों ने जैसा देखा है कि तालिबान से
बहुत सारे ममालिक बात कर रही हैं, चाहे आप फ्रांस बोलिए, कनाडा बोलिए, इवन ब्रिटिश ने भी बात किया है, तालिबान से नेगोशिएशन कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को कुछ भी अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट भी तालिबान से बात करके मसले को हल करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अराउंड 23,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर रखा है। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट चुप्पी क्यों साधे रखी है? क्या इस बारे में आप चर्चा करेंगे? नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, आप इसको समझें। ये पॉलिटिकल मुद्दा है, सामने यूपी इलेक्शन है। वो अपनी जनता को शुरू से बेवकूफ़ बनाते हुए आई है, झूठ बोलते हुए आई है, अभी भी वो यही करेंगे। यूपी इलेक्शन तक वो चुप्पी बनाए रखेंगे और यूपी इलेक्शन के बाद देखिए ये जाकर बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर यूपी इलेक्शन ये तक ये दिखाएंगे कि वो तालिबान हैं, कट्टरवाद हैं, तो वो मुसलमान हैं, मुसलमान लोग ऐसा होता है वैसा होता है। जितनी खराबी हो सकती है वो उनके गोदी मीडिया, वो खुद भी नहीं बोलेंगे, उनकी गोदी मीडिया बोलते रहेगी और पब्लिक को, इनकी ध्यान को भटकाती रहेगी। पब्लिक के अंदर डर और नफरत की राजनीति को कायम करेगी जो ये करते चले आए हैं, क्योंकि उनके कट्टरवाद को दिखाकर इनके अंदर डर पैदा करेगी क्या हिंदुओं के अंदर कि देखो मुसलमान कट्टरवाद होता है और मुसलमानों को अगर तुम बढ़ावा दोगे तो मुसलमान कट्टरवाद करके तुम्हारे साथ जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, जो कि सरासर गलत है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देख ले, मुगलों के राज में भी देख ले, तो मुगल के जो एरा हुआ करता था उसको गोल्डन एरा, ये गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता था उस वक्त। और आप खबर ले ले कि उस वक्त अगर आप हिस्ट्री पढ़कर देखेंगे, जो सही हिस्ट्री है, मैं जो आज हिस्ट्री को जो इन लोगों ने टेम्पर्ड कर दिया वो हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो हिस्ट्री की बात कर रहा हूं जो सही हिस्ट्री जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। उस हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि गोल्डन एरा ऑफ इंडिया हुआ करता था। उस वक्त लोग बहुत खुशहाल रहा करते थे और कभी ना ये हिंदू मुस्लिम का मसला कभी भी वहां नहीं आया। ये तो असल में ये बीज अंग्रेजों ने डालकर यहां पे गए हैं, क्योंकि जब 1947 में इनको बाहर निकाला जा रहा था और उससे पहले जब आज़ादी की लड़ाई छिड़ी, और आपको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई हज़रत मोहानी की तरफ से जो है सबसे पहले छिड़ी गई थी और वो देवबंद से शुरू हुआ था। तो इन लोगों ने देखा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता जो है ये बहुत मजबूत है और ये हिंदू मुस्लिम एकता जब तक रहेगा तो हमारा यहाँ टिकना मुश्किल है। ये अंग्रेजों की बात मैं कह रहा हूं। और उन लोगों ने ये आइडिया निकाला कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो है आपस में दरार पैदा कर दो, एक लकीर खींच दो, दीवार पैदा कर दो, तो हम यहां राज कर पाएंगे। बहरकैफ 1947 में उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि हम एक थे, मगर वो जो बीज उन्होंने बो दी थी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की, वो बीज, क्योंकि ये भी अंग्रेज की औलाद है जो आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इनके जो बाप दादा थे जिनको ये लोग जो है वीर सावरकर कहते हैं, जिन्होंने माफीनामा लिखा था अंग्रेज को, और वो अंग्रेज के गुलाम थे, अंग्रेज के वो, बल्कि मैं ये कहता हूं मुखबिर थे वो लोग। आज यही मुखबिर की औलाद यहां पे राज कर रहे हैं और ये मुखबिर की औलाद अंग्रेज की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है इख्तियार कर रहे हैं। और इसी के लिए इनके पास जब मुद्दा नहीं है, अफगानिस्तान का मुद्दा लाकर मुसलमानों को बुरा दिखाकर, खराब दिखाकर, नफरत और डर की राजनीति से अपना सत्ता कायम करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि और ये जो बीजेपी की जो हुकूमत है ये हिंदू मुस्लिम की ही सियासत करती है और ये किया जा रहा है और मीडिया के जरिए गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन मीडिया के जरिए भी कुछ लोगों को मैनिपुलेट कर लिया जाता है और कुछ लोग इस बात पे यकीन कर लेते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बीजेपी जो इस तरह की सियासत करनी चाह रही है, बीजेपी के बहकावा में लोग ना आए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस राज के लोगों को, खास करके यूपी के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग बंगाल की तरफ एक बार नजर उठाकर देखें किस तरह से बंगाल में इन्हें उल्टे पैर वापस किया गया है। बंगाल में हम दिवाली भी एक साथ मनाते हैं, ईद भी एक साथ मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी एक साथ मनाते हैं, काली पूजा भी एक साथ मनाते हैं, हम मुहर्रम और शब बरात भी एक साथ मनाते हैं। यहां पे कभी ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग था, ना है, न था। और यही सोच रखते हुए हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। आप यूपी वालों से मैं गुजारिश करता हूं, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हों, मैं बहुत विनम्रता आपसे गुजारिश करता हूं और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस बात को देखें कि नफरत और डर से कुछ नहीं होगा। कल किसी और का घर जलेगा तो कल उसके बाद आपका भी घर जल सकता है। नुकसान किसी और का नहीं होगा, हमारा और आपका ही होगा। ये नेता लोग जो हैं, इनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ते हैं, इनका कुछ अता पता नहीं रहेगा। ये लोग अपने एसी रूम्स में आराम करेंगे और नुकसान आम जनता की होगी। मैं गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने एक साथ मिलकर एक पार्टी को वोट देकर बीजेपी को यहां से वापस किया है,
आप भी वापस करें। हिंदुस्तान की सेहत की बेहतरी के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि नफरत वाली जो पार्टी है उसको निकाल कर बाहर कर दिया जाए। और जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि आने वाला 2024 इलेक्शन में ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर के लिए एक मजबूत दावेदार एक बनने जा रही हैं, तो क्या इसको देखते हुए बीजेपी ने ऐसी साजिशें रची? अभी जो सीबीआई के जरिए जो जांच करवाया जा रहा बंगाल में पोस्ट इलेक्शन के बाद जो वायलेंस हुआ, तो अगर देखेंगे तो आप यूपी में भी ऐसे होते हैं, बिहार में तो बहुत ज़्यादा पोल वायलेंस हुए, लेकिन वहाँ पर कभी भी गवर्नमेंट ने सेंट्रली सीबीआई को नहीं इम्पोज किया, लेकिन बंगाल में अभी सीबीआई के जरिए जांच करवाया जा रहा था। ये क्या ममता बनर्जी को स्पीड को रोकने के लिए किया जा रहा है? इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, बात ऐसा है, ये बहुत नेचुरल सी बात है और ये हमेशा नज़र आया है, हमेशा ये होता है जब इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद जो है वो पोस्ट पोल वायलेंस हर जगह होते हैं। मगर इस वक्त बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुए, जबकि बहुत कम हुए हैं, उसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है, बढ़ाकर दिखाया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहे हैं, यहाँ जुल्म हो रही है, ज़्यादती हो रही है। और ये लोग ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जुल्म और ज़्यादती बीजेपी नहीं, हिंदुओं के ऊपर हो रही है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर यहाँ पे घूमेंगे रात को 2 बजे भी अगर निकलेंगे, अभी तो चलिए बहरकैफ चूंकि लॉकडाउन का ज़माना है और कोरोना वायरस का ज़माना है, वो अलग बात है, मगर ऐसे नॉर्मल डेज में आप अगर यहाँ रात को 1-2 बजे भी घूमेंगे तो आप देखेंगे हमारी बहनें कितनी सुरक्षित, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो। आप किसी चाय के अड्डे में देखिए, जाकर वहाँ पर जो है वो लोग चाय पी रहे हैं, या रात को जो है वो सरापे ये घूमने के लिए निकले हुए हैं, रात को सैर करने के लिए गाड़ी में अपने बाल बच्चों के साथ। सैटरडे नाइट्स को आप देख लीजिए या फ्राइडे नाइट्स को, बंगाल का माहौल जो है बहुत ही सेफ माहौल है। इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि यहाँ जुल्म हो रहा है, और चूंकि इनको एक खतरा जो है वो हो गया है ममता बनर्जी से, जो जिन्होंने सही मानों में जो है इनको दिखा दिया है कि नेत्री किसको कहते हैं या शेरनी किसको कहते हैं। तो उस शेरनी से इनको चूंकि अब घबराहट हो गई है, डर हो गई है, तो ये डर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो पूरे जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज को एक करने की कोशिश कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि चाहे हमारे जितने भी डिफरेंसेस हों उसको साइड रखते हुए सिर्फ एक मुद्दे पे कि बीजेपी को हराना है, हम सब एक हो जाएं, इस मुद्दे पे चूंकि वो काम करना शुरू कर दी हैं और पूरे हिंदुस्तान में वो सैर कर रही हैं, सफर करना शुरू कर दी हैं, तो इनको घबराहट हो गई है। और ये लगा कि बंगाल में जिस तरह से इनको हरा दिया गया है, लगता है यूपी में भी इनका जो है सत्ता कायम नहीं रहेगा और इनको हरा दिया जाएगा और उल्टे पैर वहां से भी शायद इनको वापस चले जाना पड़े। इस डर से ये सब हरकतें हो रही हैं। शुक्रिया राकेश साहब, बात करनी अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।